हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। विश्व जनसंख्या से संबंधित जो महत्वपूर्ण हम कंसेप्ट देख रहे हैं, उसमें एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की चर्चा करने के लिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं। आज एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है कि जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन, जन्म और मृत्यु दर, जो बेसिकली जिस समय देखना है कि जनसंख्या का परिवर्तन का क्या मतलब है, जनसंख्या परिवर्तन और वृद्धि में क्या मतलब है, इसके कितने तरीके होते हैं, क्या क्या इसके भाग हैं और किन किन तरीके से जन्म दर और मृत्यु दर वाली चीजें हम निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको निःशुल्क कहां मिल रहे हैं? मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के प्लेटफॉर्म पर मिल रहे हैं, जहां पर आप घर बैठे किसी भी स्टेट बोर्ड की पढ़ाई या सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई बिल्कुल निःशुल्क कर सकते हैं हिंदी माध्यम में। यानी आपको कुछ चैप्टर पढ़ने के बाद कोई सब्सक्रिप्शन या पैसा भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण टॉपिक, जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन, इसका कुल क्या मतलब है या इसका क्या अर्थ है। अब देखिए, एक चीज आप समझिए कि परिवर्तन का मतलब आप पहले समझ लीजिए तो आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। परिवर्तन का मतलब बढ़ना नहीं है। परिवर्तन का सीधा मतलब यह है कि बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। अब जनसंख्या हमने देखा कि उसका घनत्व क्या है, उसका कैसा पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, सारी चीजें हमने ऑलरेडी देख ली हैं। अब हम देखेंगे कि भाई कैसे कैसे जनसंख्या कहीं की बढ़ती चली जाती है और कैसे कम होती चली जाती है। इसके अलावा एक चीज और जाननी जरूरी है कि कैसे पुराने समय से जनसंख्या बढ़ती आई, कैसे उसमें बदलाव हुए। क्या पहले जनसंख्या अचानक बहुत तेज बढ़ी, या विज्ञान और औद्योगिक क्रांति के साथ या टेक्नोलॉजी की या तकनीकी के बढ़ने के साथ साथ क्या जनसंख्या के बढ़ने में कोई उसका रोल रहा है। जन्म दर और मृत्यु दर, बर्थ रेट और डेथ रेट या मोर्टेलिटी रेट की बार बार चर्चा होती है। ये सारे कंसेप्ट हम थोड़ा सा देखेंगे। जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन का अर्थ है कि किसी क्षेत्र में या देश में समय की निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन होना। एक तो पीरियड ऑफ टाइम की यहां बात होती है, यानी समय की अवधि। ठीक, उसके बाद लोग इसमें बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो यह परिवर्तन कितने प्रकार का है? धनात्मक और ऋणात्मक, यानी ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है जी, और ये निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, यानी कभी ये बढ़ सकता है, कभी ये घट सकता है। जनसंख्या 100 से 150 हो जाएगी तो पॉजिटिव चेंज आ गया, अगर 100 से 80 हो जाएगी तो निगेटिव चेंज हो गया। तो ये जो जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन हैं, इन परिवर्तनों को महत्वपूर्ण रूप से हम आज की क्लास में देखेंगे, आज के इस टॉपिक में देखेंगे और समझेंगे कि इसका क्या क्या पैटर्न रहता है। धनात्मक का अर्थ है कि जनसंख्या में वृद्धि है, और ऋणात्मक का अर्थ जनसंख्या कम होने के कारण है। तो या तो वृद्धि हो या कम हो, कहते हैं उसको जनसंख्या परिवर्तन ही है। तो अगर जनसंख्या पहले से बढ़ गई, जो ज्यादातर केसेस में देखी जाती है, तो ये धनात्मक है, और अगर घट गई तो ये ऋणात्मक है। यह संपूर्ण संख्या या प्रतिशत के रूप में व्यक्त की जा सकती है। तो या तो आप ये भी कह सकते हैं कि भाई जनसंख्या 1000 है, या मान लीजिए अगर जनसंख्या 1000 से 1100 हो गई तो आप कह सकते हैं कि 10% का चेंज है। इस तरह से आप, यानी कि उसको आप प्रतिशत या संख्या दोनों रूप से दिखा सकते हैं। जनसंख्या परिवर्तन किसी स्थान की आर्थिक प्रगति यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सामाजिक उत्थान यानी सोशल जो उसका डेवलपमेंट होता है, या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का सूचक है या इंडेक्स है। ठीक है, यानी कभी कभी जनसंख्या जो है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी दिखाता है, कल्चरल बैकग्राउंड भी दिखाता है, ये सारी चीजें इसका पार्ट बनी रहती हैं। अब देखिए, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि जनसंख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां कौन कौन सी हैं, कौन कौन से वो टर्म हैं जो बार बार इस्तेमाल किए जाते हैं जब भी जनसंख्या परिवर्तन की बात आती है। तो इसमें दो चीजें आती हैं, एक जनसंख्या वृद्धि और एक जनसंख्या वृद्धि दर। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना जरूरी है। ठीक, जैसे एक पॉइंट आ जाएगा कि पॉपुलेशन इंक्रीज, पॉपुलेशन इंक्रीज, जिसको कहेंगे जनसंख्या वृद्धि। यह अंतर आपको समझना जरूरी है, जनसंख्या वृद्धि। और एक होता है पॉपुलेशन इंक्रीजिंग रेट, जिसको कहते हैं जनसंख्या वृद्धि दर। ठीक, अब देखिए, अब मान लीजिए उदाहरण समझिए कि जनसंख्या जो है वो 100 थी और फिर वो 110 हो गई। ये जो आप संख्या से दिखा रहे हैं ये हो गया जनसंख्या का बढ़ना या जनसंख्या की वृद्धि। लेकिन मैं बोलूं कि इसमें 100 में 10 का चेंज हुआ है, तो 100 में 10 कितना है? 100 में 10 का मतलब ये हो गया कि 10% का चेंज हुआ है। 100 से अगर 110 हो गया यानी 10% जनसंख्या बढ़ी है।
ये जो 10% है इसको कहेंगे इंक्रीज होने की दर या इंक्रीजिंग रेट, है ना। यानी संख्या के रूप में कितनी बढ़ गई, ये जनसंख्या वृद्धि हो गई, और ये जनसंख्या वृद्धि का दर हो गया कितना, 10%, है ना। यानी कितने रेट से, यानी कितने दर के साथ ये जनसंख्या इंक्रीज हो रही है। तो जब उसको परसेंट में दिखाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जनसंख्या वृद्धि की दर। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि दुगुनी रूप से बढ़ गई, तिगुनी हो गई, चौगुनी हो गई, ऐसा भी अगर आप कहना चाहें तो ये भी दर की बात की है, रेट की बात इसमें की जाती है, ठीक है। तो जब खास करके 10 वर्षों के अंतर्गत जो जनसंख्या बढ़ती है उस संख्या के रूप में उसको वृद्धि कहते हैं। जैसे भारत की जनसंख्या 102 करोड़ से 121 करोड़ हो गई, तो 19.5 करोड़ के आसपास जनसंख्या बढ़ गई। लेकिन ये कितने परसेंट बढ़ी, तो लगभग 17.5। तो जिस परसेंटेज से या जिस दर से बढ़ेगी उसको जनसंख्या वृद्धि दर कहेंगे, और जितनी बढ़ेगी उसको जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। ये दो बातें आप ध्यान रखेंगे आंसर लिखते समय भी। वास्तविक वृद्धि की अगर बात करें तो जन्म में से मृत्यु को माइनस कर लीजिए, अप्रवास में से उत्प्रवास को माइनस कर लीजिए, इमिग्रेशन एमिग्रेशन वाला जो होता है अभी कंसेप्ट समझाऊंगा, और दोनों को जोड़ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये देखिए वास्तविक वृद्धि कैसे निकाली जाएगी, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रियल जो ग्रोथ है, वास्तविक वृद्धि, ये एग्जामिनेशन में पूछ देता है। तो उसमें आप क्या करेंगे, इस मान लीजिए आप क्वेश्चन दे देगा कि जन्म कितने हुए टोटल 1000, मृत्यु कितनी हुई 500, अप्रवास कितने हुए, तो मान लीजिए ये भी आपको 2000, ठीक है, या इसको 500 आप मान लीजिए, और उत्प्रवास कितना हुआ 300। अब आपसे पूछा जाएगा कि वास्तविक वृद्धि बताइए, तो आप क्या करेंगे, पहले जन्म में से मृत्यु को माइनस कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 1000 माइनस 500, ठीक, और इसमें प्लस करेंगे क्या, अप्रवास में से उत्प्रवास को माइनस करके 500 माइनस 300। देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, कैलकुलेट करने के लिए भी कोई भरोसा नहीं है, फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 500 प्लस 200 क्या हो जाएगा 700। तो वास्तविक वृद्धि कितनी मानी जाएगी, 700। भले ही जो है जन्म 1000 हुए हो और कुछ भी हुआ हो और कोई भी चेंज हुआ हो, लेकिन जब वास्तविक वृद्धि की आप बात करेंगे तो ये 700 आंसर आएगा। जन्म में से मृत्यु माइनस करनी, अप्रवास में से उत्प्रवास माइनस करना है, और फिर दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसको वास्तविक वृद्धि कहा जाता है। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कब होती है, इसको पॉजिटिव इंक्रीज जनसंख्या में कब होता है, तो जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है। अब देखिए जन्म दर इंपॉर्टेंट है, अभी हम जन्म दर या क्रूड बर्थ रेट भी निकालेंगे, लेकिन अभी जन्म दर और मृत्यु दर ध्यान रखिए, किस दर से जन्म हो रहा है, किस दर से मृत्यु हो रही है। तो जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो और अन्य देशों से लोग स्थायी रूप से यहां आकर बसें, तो जनसंख्या की वृद्धि धनात्मक होगी। देखिए एक चीज आप ध्यान रखिए, कुछ चीजें इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं। देखिए जब भी आप जनसंख्या का आकलन करेंगे तो इसमें 4 कंसेप्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, 3 खास करके। एक जन्म, दूसरा मृत्यु, तीसरा प्रवास, ठीक। अब देखिए जन्म का मतलब यह है कि जन्म, लोगों का नया जन्म हो रहा है और किस दर से हो रहा है, जन्म दर हो जाएगा। मृत्यु किस दर से हो रही है, मृत्यु दर हो जाएगी। प्रवास में अप्रवास उत्प्रवास 2 चीजें होती हैं, एमिग्रेशन इमिग्रेशन। एक होता है कि लोग बाहर जाते हैं, एक होता है बाहर से आपके यहां आते हैं। तो अगर मान लीजिए जन्म दर हाई है और क्या है, मृत्यु दर कम है और बाहर से लोग आकर ज्यादा रह रहे हैं, तो इस कंडीशन में धनात्मक चेंज होगा, यानी पॉजिटिव चेंज होगा, आपकी जनसंख्या बढ़ेगी। लेकिन मान लीजिए जन्म दर कम है, लोग मृत्यु दर ज्यादा है, मर ज्यादा रहे हैं और उत्प्रवास बाहर जा रहे हैं, आपके यहां नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में ऋणात्मक परिवर्तन होगा या निगेटिव चेंज होगा। तो जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो जाती है और देशों से लोग स्थायी रूप से आकर आपके यहां बसने लगते हैं, तो जनसंख्या की वृद्धि धनात्मक होती है। इसके अलावा जब समय अंतराल के बीच जनसंख्या कम हो जाए, इसमें जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाती है, यानी जन्म दर कम हो जाएगी, मृत्यु लोगों की ज्यादा होगी, तो और अन्य देशों में प्रवास कर जाते हैं, आपके यहां से छोड़ के चले जाएंगे। एग्जांपल मान लीजिए आपके यहां बहुत बड़ी महामारी है, बहुत बीमारियां चल रही हैं, तो मृत्यु में लोग खूब मर रहे हैं और वहां कोई रहना नहीं चाहेगा, भाग के दूसरे देश चला जाएगा, तो जनसंख्या कम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि कोई राजनीतिक कारण है, अभी यूक्रेन का आप संकट ले लीजिए, तो यूक्रेन में क्या हो रहा है, खूब हमला हो रहा है, तो लोग भाग के दूसरे देश भी जा रहे हैं और वहां पे लोग मर भी ज्यादा रहे हैं, जन्म तो कम ही हो रहे हैं। तो ऐसे में वहां की जनसंख्या में क्या होगा, ऋणात्मक वृद्धि या निगेटिव चेंज होगा, है ना, निगेटिव इंक्रीज होगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे, धनात्मक वृद्धि और ऋणात्मक वृद्धि। अब समझते हैं कि जनसंख्या परिवर्तन के घटक क्या क्या हैं, डिटर्मिनेंट्स क्या क्या हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो जनसंख्या परिवर्तन को
अफेक्ट करती है। देखिए, हमने पहले जो कारक पढ़े थे दूसरे कंसेप्ट में, उसमें पढ़ा था कि जनसंख्या के डिस्ट्रीब्यूशन में या जनसंख्या के जो अलग अलग वितरण है उसके क्या कारण है, क्यों कोई कहीं रहना चाहेगा। अब पढ़ेंगे कि जो जनसंख्या में चेंज होता है उसके क्या क्या कारण है, क्यों जनसंख्या एक जगह की बढ़ घट सकती है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज आती है फर्टिलिटी, जो बर्थ रेट से जुड़ी हुई है। प्रजनन का अर्थ जन्म से है। प्रजनन की गणना करने की निम्न विधियां हैं। एक, कई सारी विधियों से आप फर्टिलिटी काउंट कर सकते हैं। एक इसमें आता है अशोधित जन्म दर, जिसको कहते हैं क्रूड बर्थ रेट। इसको कच्चा बोलते हैं क्योंकि पूरा रिफाइंड नहीं होता है, एवरेज की चीज बताता है, इसलिए क्रूड बोलते हैं। बाकी प्रजनन अनुपात, शिशु महिला अनुपात, सामान्य प्रजनन दर, सारी चीजें हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम अशोधित जन्म दर को ही आधारभूत मानते हैं, बेस मानते हैं। उस हिसाब से भारत के अलग अलग राज्यों में देखिए, उत्तर प्रदेश जहां 24 करोड़ के आसपास जनसंख्या है, वहां फर्टिलिटी रेट 2.7 है। बिहार जैसे में 3.4 है। ये चेंज होता रहता है अलग अलग टाइम पर, ठीक है ना। ये अलग अलग 2017 के डेटा के अनुसार है, ये फिर बदलता रहता है। तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग बर्थ रेट आपको पाई जाती है। जो रेड में आप देख सकते हैं कि ज्यादा बर्थ रेट है। तो प्रजनन का अर्थ है कि बर्थ रेट से, तो ज्यादा बर्थ रेट अगर होगा, ज्यादा फर्टिलिटी होगी, तो इस स्थिति में फिर वहां की संख्या ज्यादा होगी। अब क्रूड बर्थ रेट को भी हम देख लेंगे। अशोधित जन्म दर से यह सबसे आसान और सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला माप है। यह मध्य वर्ष की प्रति 1000 जनसंख्या के अनुपात में होने वाले जन्मों की संख्या में व्यक्त किया जाता है ना। यानी प्रति 1000 में कितने लोगों का जन्म हो रहा है, इसके हिसाब से इसको डील किया जाता है। इसके हिसाब से इसको क्या किया जाता है, हम इसको मेजर करते हैं या मापने का प्रयास करते हैं। अब अगर फॉर्मूले को आप देखें तो क्रूड बर्थ रेट इक्वल्स टू BI अपॉन P इंटू 100 कैसे निकालते हैं। इस BI का मतलब हो गया कि कितने उस साल के अंदर कितने बच्चों ने जन्म लिया है। P का मतलब उस साल के बीच में कितनी जनसंख्या रही है इंटू 100। जैसे मान लीजिए कि अगर 1000 बच्चों ने जन्म या 100 बच्चों ने जन्म लिया है, जनसंख्या 1000 है और इंटू 100 कर दीजिए, तो ये बर्थ रेट आपका निकल जाएगा, है ना। यानी आप देख सकते हैं करीब 10 आ जाएगा, यानी बर्थ रेट आपका 10 के आसपास आ जाएगा। तो यानी मतलब यह है कि इस अशोधित बर्थ रेट से आप निकाल सकते हैं कि प्रजनन दर क्या है, बर्थ रेट होने की जो दर है या रेट है ये कैसा है। ठीक, अच्छा आगे देखते हैं। इस विधि द्वारा जनसंख्या वृद्धि का सही अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन इसमें कुछ दोष है। इसमें दोष ये है कि इसमें टोटल पॉपुलेशन को ले लिया जाता है। इसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, तो क्या टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से बर्थ रेट निकलेगा? क्या बच्चों से कोई बच्चे पैदा हो रहे होंगे, या बूढ़े लोग बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया में कम शामिल हैं या नहीं के बराबर शामिल हैं? तो इसलिए ये जो औसत निकल के आता है जो जन्म दर का, वो ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें बच्चे और बूढ़े भी सम्मिलित किए जाते हैं। यह वर्ग प्रजनन कार्य में एक्टिव नहीं है या सक्रिय नहीं है। इसमें प्रजनन का सामान्य ज्ञान ही हो पाता है, अतः इसे अशोधित जन्म कहते हैं, दर कहते हैं, या क्रूड बर्थ रेट के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब आता है मृत्यु दर, जिसको कहते हैं डेथ रेट। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की 1953 की परिभाषा के अनुसार जन्म के बाद किसी भी समय जीवन के सभी प्रमाणों के स्थायी रूप से लोप हो जाने को मृत्यु दर कहते हैं। यानी जब कोई प्रूफ नहीं है कि आप इस दुनिया में हैं, तो समझ लीजिए कि मृत्यु हो गई, और जिस दर से वो होगी वो मृत्यु दर कहलाएगी। मृत्यु तभी हो सकती है जब शिशु जीवित पैदा हो। मृत्यु दर ज्ञात करने के लिए जन्म से पहले मृत्यु को अलग कर लिया जाता है। अब इसमें क्रूड डेथ रेट इसको भी निकाला जाता है। तो कितना है, कितनी मृत्यु हुई, डी कितना पॉपुलेशन है इंटू 100, एक टाइम पीरियड के अंदर, इसको डेथ रेट का नाम देते हैं। इतनी मृत्यु हुई डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इंटू 100। तो ये आप फॉर्मूले ध्यान रखेंगे, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अशोधित इसलिए बोलते हैं कि क्रूड है, इसमें और चीजें शामिल है। जैसे आप देखते हैं जो आपके यहाँ पेट्रोलियम बाहर से मंगाया जाता है उसको क्रूड ऑयल कहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत गंदगी होती है, फिर उसको रिफाइन करके अलग अलग पेट्रोल डीजल ये सब चीजें बनाई जाती हैं। ऐसे ये डेथ रेट, मृत्यु और ये जो बर्थ रेट है वो भी क्रूड होता है, क्योंकि इसमें वो लोग भी शामिल होते हैं जो जिसमें जैसे बच्चे हैं, बूढ़े हैं। तो अशोधित मृत्यु दर का मतलब, और डी मतलब मृतकों की संख्या, पी यानी मध्य साल की जनसंख्या। इसके कुछ दोष है, कुछ कमियां हैं। एक तो ये औसत दर बताती है, एवरेज बताती है, एग्जैक्ट नहीं बताएगी। दूसरा, इसमें संपूर्ण जनसंख्या सम्मिलित की जाती है, विभिन्न आयु वर्ग की मृत्यु दर भिन्न हो सकती है। ठीक बात है, मृत्यु दर में तो हम निकाल लेना कि कब कितने लोग मर रहे हैं, तो इसमें जवान लोग भी हैं, बच्चे भी हैं, तो उनकी जीवन प्रत्याशा तो ज्यादा है, तो इससे उनके जीवन, अब मान लो कह देंगे कि डेथ रेट जो है वो 5 है, 100 में 5 लोग मर जा रहे हैं, तो अब किस एज के मर रहे हैं? कुछ ऐसे एज के लोग हैं जो जल्दी डेथ नहीं कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, लेकिन डेथ रेट में एवरेज में वो भी शामिल है, तो इसलिए इनका सही ठीक से अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इसको क्रूड डेथ रेट कहते हैं। इसका दोष अगर पूछे तो आप ये चीजें बता सकते हैं। ठीक है। तीसरा महत्वपूर्ण बात जो परिवर्तन, जो जनसंख्या परिवर्तन का घटक है, वो प्रवास है, माइग्रेशन है। यानी माइग्रेशन का मतलब एक जगह से दूसरे जगह चले जाना, अपने घर को, अपने जगह को छोड़कर चले जाना। अब इस प्रवास के 2 प्रकार भी हैं जिसकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन प्रवास का कुल मतलब यह है कि अलग अलग कारणों से अपने जगह को छोड़कर दूसरे जगह चले जाना। वो रोजगार और आपको चिकित्सा, शिक्षा, महामारी, मजबूरी, बाढ़, इस तरह की चीजें भी इसके कारण हो सकती हैं, उसको अलग अलग हम देखेंगे।
तो कुमारी सैंपुल ने विश्व जनसंख्या की संरचना को विभिन्न आवास और प्रवासों के द्वारा निर्मित बताया है। इसके अनुसार पृथ्वी पर मानव का विकास धीरे धीरे हुआ है और धीरे धीरे स्थानांतरित होकर सर्वत्र फैल गया। टेलर ने बताया है कि पहले वो मध्य एशिया में मानव रहता था, वहां से पूरी दुनिया में वो फैलता चला गया और उन्होंने जो है आक्रमण करने शुरू किए और तरह तरह के अपने जगह बसाने शुरू किए और वहां पे जनसंख्या वितरित होती गई। तो एक तो प्रवास का ये आप कह सकते हैं कि कन्वेंशनल इसकी बात हो गई। अब इस जनसंख्या परिवर्तन या स्थानांतरण के दो रूप हैं, यानी प्रवास के दो रूप हैं। एक होता है उत्प्रवास जिसको कहते हैं एमिग्रेशन, और एक इसमें आई लग जाता है, ई हटा के तो इमिग्रेशन हो जाता है। उत्प्रवास जब किसी स्थान से दूसरे स्थान को जाने को कहते हैं, जैसे यूरोपीय वासियों का उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में स्थानांतरित हो गया। जब एक जगह से लोग कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं, एमिग्रेशन, उसको उत्प्रवास कहते हैं। जैसे आप देखिए कि अमेरिका में जो व्हाइट्स आपको दिखाई देते हैं, ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देते हैं, कॉलोनियल पीरियड से पहले के जमाने में ये सब वहां पे जाके बस रहे थे, बाद में उन्होंने अपना देश बना लिया। तो एक जगह से जाकर जब दूसरी जगह लोग जाके बस के अपना देश बना लेते हैं, जैसे इजराइल ले लीजिए, ज्यूज का देश है, बाद में आकर वहां बस गए, तो ये उत्प्रवास है। उत्प्रवास के कई पक्ष होते हैं, देश, काल, कारण और संख्या, मतलब कि किसी जगह पे जाएंगे, किसी टाइम पीरियड में जाएंगे, किसी रीजन से जाएंगे और एक निश्चित संख्या में जाएंगे, तो ये एमिग्रेशन या उत्प्रवास कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये, बहुत बार आप सुनते होंगे जब फ्लाइट वगैरह में एमिग्रेशन, इमिग्रेशन, ये सारी चीजें होती हैं। अप्रवास क्या है? जब बाहर से मानव किसी प्रदेश के अंदर आता है, जैसे उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर यूरोपीय आके बस गए, तो यहां से कोई जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? अप्रवास, उत्प्रवास, और जब कहीं से आकर कोई बसेगा तो अप्रवास हो जाएगा, इसको इमिग्रेशन कहते हैं। ठीक, ये दो महत्वपूर्ण बातें हो गई। अब ये जानना जरूरी है कि ये उत्प्रवास और अप्रवास होता क्यों है, क्या रीजन है कि कोई कहीं जाके बस जाता है और कोई कहीं से आता है। इसके दो महत्वपूर्ण कारण बताए गए हैं, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक। ठीक, कौन कौन से कारक? क्वेश्चन पूछेगा कि प्रवास के या उत्प्रवास या अप्रवास के क्या कारक हैं, तो दो कारक या कारण हैं, एक प्रतिकर्ष कारक, एक अपकर्ष कारक। अब प्रतिकर्ष कारक का मतलब यह होता है कि जब किसी समस्या के कारण, मजबूरी के कारण, जैसे महामारी या प्राकृतिक आपदा या रोजगार, इन सब मजबूरियों के कारण जब आप कहीं छोड़कर जाते हैं तो यह प्रतिकर्ष कारक हो जाता है। अपकर्ष कारक आपको ये लगता है कि जहां मैं रह रहा हूं वहां से बेहतर व्यवस्था, बेहतर चिकित्सा की व्यवस्था, बेहतर शिक्षा की व्यवस्था और लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अच्छा रहेगा, हमको वहां जाना चाहिए, तो ये अपकर्ष कारक में आता है। ठीक है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो प्रतिकर्ष कारक में क्या है? इसके अंतर्गत प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक आपदा, महामारी, बेरोजगारी, रहन सहन का निम्न स्तर, राजनीतिक अस्थिरता, जैसे अभी सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका यूक्रेन में आप देखिए, वहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, लड़ाइयां चल रही हैं, युद्ध चल रहा है, लोग भाग रहे हैं, है ना। जैसे रोहिंग्या क्या थे, रोहिंग्या मुसलमान जब वहां म्यांमार में दिक्कत हुई राखीन प्रोविंस में, तो उनको भगाया गया और भाग के चले आए, है ना। सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन, जब इन कारणों से मजबूरी में लोग घर छोड़कर जाते हैं या अपनी जगह को छोड़कर जाते हैं, तो इनको हम प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। तो जनसंख्या के परिवर्तन होता है एक जगह से दूसरी जगह में। उसके अलावा अपकर्ष कारक, इसके अंतर्गत रोजगार की सुविधाएं, बेहतर रहन सहन का स्तर यानी बेटर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, जहां राजनीतिक स्थिरता अच्छी होगी वो जगह, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा, अनुकूल जलवायु, अगर ये सारी चीजें रहेंगी आकर्षित करेंगी और लोग एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करेंगे तो उनको अपकर्ष कारक कहा जाता है। तो ये प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक हैं जो आप बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, वर्तमान में विश्व जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रही है, बावजूद इसके कि जनसंख्या वृद्धि दर में कमी हो रही है। एक अनुमान के अनुसार 1830 तक विश्व की कुल जनसंख्या 1 अरब थी, जो 1930 तक बढ़कर दोगुनी हो गई। तो पहले जनसंख्या 1 अरब थी, 1930 तक बढ़ के दोगुनी हुई। इसके बाद के 30 वर्षों में 1960 तक जनसंख्या 3 अरब हो गई, इसके बाद 15 वर्षों में 4 अरब हो गई, फिर इसके बाद से धीरे धीरे ये वर्ष कम होते गए। अब देखिए, समझिए ट्रेंड जनसंख्या परिवर्तन होने के, इसको जनसंख्या परिवर्तन, ये वृद्धि आप देख रहे हैं, इसके ट्रेंड भी कह सकते हैं कि वृद्धि किस तरह हुई है। अब देखिए हुआ क्या कि शुरू में आज से 200-250 साल पहले भी अगर आप चर्चा करें तो जनसंख्या को दुगने होने में पहले 100 वर्ष लगा, अगर औसत आप देखें। ठीक, उसके बाद ये समय घट के 30 वर्ष हुआ, फिर 15 वर्ष हुआ और फिर औसतन 12 वर्ष में जनसंख्या दुगनी हो जा रही है, यानी ये 100 अरब का लैंडमार्क पार कर जा रही है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी, कृषि रूप से विकास होता चला गया, उस हिसाब से फिर क्या है, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होती चली गई। आ रही बात समझ में? सभ्यता का विकास और संस्कृति, सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी रूप का जो विकास है वो जनसंख्या में अब तेजी से वृद्धि कर रहा है। इसका क्रक्स आपको ये समझ के चलना है। 1999 में विश्व 6 अरब आबादी हो गई और फिर 2030 तक देखा जाए तो ये 8.1 अरब होने की स्थिति है। देख लीजिए कितनी तेजी से। अब देखिए ये ट्रेंड आप समझ सकते हैं, 1 से 2 अरब होने में 100 वर्ष लगा, 2 से 3 अरब होने में 30 वर्ष लगा,
3 से 4 अरब होने में 15 वर्ष लगा, फिर उसके बाद 12-12 वर्ष में ये चेंजेस हो जा रहे हैं। ठीक देख रहे हैं आप, 12 वर्ष में बदलाव हो रहे हैं। यानी जहां जो जनसंख्या डबल होने में पहले 100 वर्ष लगता था, जनसंख्या वृद्धि का पैटर्न देख रहे हैं, वो धीरे धीरे 12 वर्षों में ही डबल हो जा रही है। इससे आप समझ सकते हैं कि अब तेजी से जनसंख्या में वृद्धि देखी जा रही है। अब देखिए बहुत अच्छा एक आप ग्राफ या देख सकते हैं। इस ग्राफ से आप ये समझ सकते हैं कि वर्तमान से और 12,000 ईसा पूर्व पाषाण कालों के अगर आप देखें, थोड़ा बहुत कृषि का विकास था, तब कुल जनसंख्या 0.25 अरब थी। लेकिन धीरे धीरे आप देखिए 1600 ईस्वी जब कुछ औद्योगिक आपको इंडस्ट्रियल जो रिवोल्यूशन हुआ, पूरे यूरोप में औद्योगिक क्रांति होनी शुरू हुई, तो ये जनसंख्या धीरे धीरे 1 अरब के आसपास, आधे अरब के आसपास पहुंची। फिर 1700 ईस्वी में और औद्योगिक क्रांति ठीक से फैल गई, तो आप देखिए 1 से 2 अरब होने लगी है। फिर 1800 साढ़े 1800 के आसपास परिवहन, 1850 में रेलवेज, स्टीम इंजन, ये सारी चीजें आ गई, तो देखिए जनसंख्या 3 अरब तक पहुंचती हुई दिखाई पड़ रही है। 1900 आते आते सफाई, चिकित्सा, ये सब अच्छा होने लगा, 3.5 अरब तो आ गई। क्यों? तो फिर जब सफाई होगी, चिकित्सा होगा, तो जो बीमारियां होंगी कम होगी और मृत्यु दर धीरे धीरे नीचे आएगी, जनसंख्या बढ़ी। इसके बाद 1900 आते आते जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी का ग्रोथ होने लगा। बायोटेक्नोलॉजी से ग्रोथ होने से क्या हुआ, धीरे धीरे फिर क्या हुआ, नए तरह के तकनीक आने लगे, जिससे कि कृषि में सुधार, उत्पादन में सुधार, फर्टिलिटी में इंक्रीज, ये सारी चीजें आई, तो 4 अरब हो गई। और जैसे ही सूचना, कंप्यूटर और भयंकर रूप से तकनीकी विकास हुआ 21वीं सदी आते आते, तो जनसंख्या 6 अरब 7 अरब ये सब होती चली गई। तो आप ये देख सकते हैं कि जो प्रौद्योगिकी क्रांतियां हैं, जैसे जैसे इंक्रीज हुई हैं, जैसे जैसे चीजों का विकास होता चला गया है, उससे 2 बातें हुई हैं। एक तो जन्म दर इंक्रीज हुआ है और मृत्यु दर को भी लोगों ने कंट्रोल में कर रखा है। खास करके जो विकासशील देश है, मैं अगले जब हम कंसेप्ट करेंगे कि ये जो जनांकीय संक्रमण है और जो इसकी अवस्थाएं हैं, उसमें देखेंगे कि धीरे धीरे कैसे कैसे पॉपुलेशन का इंक्रीज या विकास होता चला गया और लोग क्या करते चले गए, फिर उस हिसाब से पॉपुलेशन में चेंज होता चला गया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये जनसंख्या वृद्धि को भी आप देख सकते हैं कि किस तरह कितने वर्षों में जनसंख्या कितनी बढ़ती हुई चली आ रही है, समय अंतराल में आप इसका एक क्रक्स देख सकते हैं, जो एग्जांपल स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अब देखिए जनसंख्या वृद्धि में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्या रोल है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने तो बहुत ज्यादा हेल्प की इसमें, क्योंकि नई नई तकनीक, नए नए तरीके के सहूलियत पैदा करना, खास करके मृत्यु दर को कंट्रोल करने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ना बात। क्योंकि नए नए हॉस्पिटल्स, नए नए तरीके के ऐसी चीजें, वैक्सीन, जैसे अभी कोरोना वायरस आया तो उसके लिए वैक्सीनेशन क्या किया, विज्ञान ने खोजा, तो इससे लोगों की मृत्यु पर कंट्रोल भी किया गया है। तो मानवीय और प्राणी ऊर्जा के स्थान पर भाप इंजन प्रयोग होने लगे और पवन और जल के लिए यांत्रिक ऊर्जा उपलब्ध हो गई, जिसके कारण कृषिगत और औद्योगिक उत्पादन बढ़ोतरी हुई। तो अगर आप विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अगर आप रोल देखना चाहें, तो मानव और प्राणी ऊर्जा की जगह पर स्टीम इंजन आने लगे, बिजली के नए नए यंत्र और ऊर्जा उससे बनने लगे, जिससे फिर कृषि भी आसान हो गई, ट्यूबवेल्स आ गए। भारत में अगर आप हरित क्रांति देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में कब आया, 1967 के आसपास। उससे पहले हमारे यहाँ खाने भर का भी नहीं होता था, बाहर से मंगाना पड़ता था। लेकिन उसके बाद हमने खूब सेल्फ सफिशिएंसी, अपने आप में हम आत्मनिर्भर हो गए कृषि में, और तेजी से जनसंख्या को, आप कोविड में देखिए कि पूरे देश में फ्री में अनाज बांटा गया है, 5-5 किलो हर व्यक्ति को। तो ये कैसे हो पाया है? ये हरित क्रांति की वजह से हो पाया है, जिसमें प्रौद्योगिकी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चिकित्सा सुविधाओं में जो सुधार हुआ है, इससे महामारी, टीकाकरण, ये सब करने में आसानी हुई है, महामारी में टीकाकरण करने के लिए, जिससे मृत्यु दर में गिरावट आई है और लोगों की जनसंख्या फिर वृद्धि होती चली गई है। ठीक है, अब ये देखिए विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि अगर देखें, तो अगर देशों को देखें तो जॉर्डन से लेकर होस्ट्रास तक 2.17 का जो है अनुमानित जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ देखा जाएगा। होंडुरास जैसे देशों में 1.63 के आसपास देखा जाएगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ देखी जाती है। और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर की अगर आप बात करें, तो इस्टोनिया से शुरू करके आप चेक गणराज्य तक आ सकते हैं, -0.06 तक इसमें, यानी माइनस में भी वृद्धि दर देखा जाता है। लातविया जैसे देश जहाँ पर कम जनसंख्या होती है। तो भी महत्वपूर्ण, मैंने आपके समझ के लिए पॉइंट्स टेबल रखे जो बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये जो जनसंख्या परिवर्तन है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, जो जनसंख्या परिवर्तन है, इसका जाहिर तौर से बहुत सारा असर पड़ता है। कहीं भी अगर आप कोई योजना चला रहे हैं, कहीं पर किसी समस्या का समाधान चाह रहे हैं, तो अगर जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती चली जाएगी, तो वो एक परेशानी का कारण बनेगी, क्योंकि आप संसाधन का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो पाएगा और आपके लिए एक परेशानी का कारण बनेगी। खास करके जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इनके लिए तो बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, मैं आगे के कंसेप्ट में आपको बताऊंगा कि 3 अवस्थाएं हैं जनसांख्यिकीय संक्रमण की, जनसंख्या बढ़ने का जो पूरा पैटर्न है। विकासशील देशों की एक अलग स्थिति है। उन्होंने क्या किया कि जन्म दर पर कंट्रोल नहीं किया, लेकिन अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था करके मृत्यु दर पर कंट्रोल कर लिया। तो विकासशील देशों में तो और तेजी से जो है जनसंख्या बढ़ रही है और फिर अर्थव्यवस्था को चुनौती भी हो जाती है। विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए यह आवश्यक है कि वहां संख्या की वृद्धि दर कम हो,
यहाँ पॉपुलेशन कम होना बहुत जरूरी है। और निश्चित अवधि के बाद जिसे हम अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं, कुछ दिन बाद जब जनसंख्या कम होती आएगी तब अनुकूलतम जनसंख्या आएगी और तभी सबका भरण पोषण हो सकता है। यदि जनसंख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या वृद्धि अनेक समस्याओं को उत्पन्न करेगी और संसाधनों का ह्रास, जनसंख्या का ह्रास एक शिक्षा का विषय होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। अगर ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगा तो आप समझिए ना कि अगर मान लीजिए 100 क्विंटल गेहूं है तो कम जनसंख्या रहेगी तो सबका पेट भरेगा, वरना इस पर दबाव बनेगा। फिर इस दबाव के कारण क्या होगा? अब हरित क्रांति आपने की तो क्या हुआ? बहुत मुश्किल से आपने प्रोडक्शन बढ़ाया, लेकिन इन्वायरमेंट का कितना दोहन हुआ, वाटर टेबल चला गया नीचे, कई तरह के कीटनाशक और पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड इसका इस्तेमाल करके खेती होने लगी, लोगों को बीमारियां होने लगी, तरह तरह की खाद बीज इस तरह का इस्तेमाल करके। तो अब देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात चल रही है। तो ये सारी चीजें एक केवल जनसंख्या की वजह से होंगी। तो जिससे यह प्रमाणित संसाधन जो पहले जनसंख्या का पोषण करते थे अब जनसंख्या का पोषण नहीं कर पा रहे हैं और असक्षम हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जनसंख्या का ह्रास अगर हो रहा है तो ये समझना आपको पड़ेगा, संसाधनों का ह्रास होगा तो समझना पड़ेगा कि ये संसाधन पहले सबका पोषण कर लेते थे, अब नहीं कर पा रहे हैं। गांधी जी का एक बड़ा फेमस कोट है ना कि देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर ग्रीड। सबकी जरूरत के हिसाब से तो है लेकिन लालच के हिसाब से नहीं है। और जनसंख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है मांग और लालच दोनों बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, लालच इसलिए बढ़ेगी कि लोगों को लगेगा कि मेरे पास ज्यादा नहीं रहेगा तो सबके पास चला जाएगा तो मुझे मिलेगा ही नहीं, तो लोग उसको संग्रह करना ज्यादा शुरू करेंगे। हालांकि जनसंख्या परिवर्तन का कुछ और भी प्रभाव देखा गया। कुछ अफ्रीकी देश हैं, कुछ वहां जहां पर HIV एड्स और इस तरह की बीमारियां आई हैं, जहां पर तेजी से मृत्यु दर भी बढ़ा है। कुछ देश ऐसे भी हैं, तो मृत्यु दर बढ़ने से वहां जनसंख्या कम हुई, लेकिन अभी भी अफ्रीकी देशों में मृत्यु दर जो जनसंख्या वृद्धि का दर है वो ज़्यादा है, 1.64% है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि मृत्यु दर जहां पर ज़्यादा है वहां पर थोड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश की जाती है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जनांकिकीय संक्रमण का, कि जनांकिकीय संक्रमण क्या है, जनांकिकीय संक्रमण का फिर अवस्था और सिद्धांत क्या है, ये सारी चीजें आती हैं। यह सिद्धांत W.S. थॉमसन द्वारा तथा F. निस्टाडिन्स के द्वारा दिया गया और इस सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन और भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। इस सिद्धांत से तात्पर्य निकलता है कि जैसे ही समाज ग्रामीण, खेतिहर और अशिक्षित अवस्था आगे उन्नति करके नगर और औद्योगिक और साक्षर बनता है तो समाज की जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निकलकर निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर तक चेंज हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से समझिए। अब इसको मैं आपको, हालांकि अवस्थाएं बाद में आएंगी, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको समरी बता देता हूं। देखिए होता क्या है, अगर पूरी दुनिया को आप देखें तो इसकी 3 अवस्थाएं हैं। ये जनांकिकीय संक्रमण की फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। यहां आप ले लीजिए अल्प विकसित, अल्प विकसित, ठीक, या आप कह सकते हैं कि कृषि आधारित पूरा समाज है। ठीक, अब यहां आपको ये देखने के लिए मिलेगा, जाहिर सी बात है शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, तकनीक नहीं है, यहां आपको दोनों चीजें मिलेंगी। उच्च जिसको कहते हैं उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, दोनों मिलेगी यहां। ठीक, दोनों हाई मिलेगा। खूब बच्चे पैदा हो रहे हैं और कोई वहां पे स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है, तो खूब धड़ल्ले से मर भी रहे हैं। ओवरऑल जनसंख्या यहां कम होती है क्योंकि लोग जन्म लेते हैं, मरते जाते हैं ज्यादा। या अच्छा, ये अगर आप विकासशील देशों में आ जाएं, विकासशील देश जो डेवलपिंग है, उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा उन्होंने क्या किया कि अपने यहां हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और थोड़ा बहुत विकास और सुधार कर लिया, स्वास्थ्य की सुविधाएं ठीक कर ली, तो मृत्यु दर को कंट्रोल कर लिया, निम्न मृत्यु दर। लेकिन अभी समाज पूरी तरह शिक्षित और पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है, पूरी तरह चेतना नहीं आई है, तो जन्म दर पर कोई कंट्रोल नहीं है। उच्च जन्म दर, ठीक। अब उच्च जन्म दर के वजह से क्या हुआ कि लोग खूब पैदा हो रहे हैं लेकिन मृत्यु कम हो रही है। इस कारण क्या हो रहा है, जनसंख्या यहां बहुत ज्यादा इंक्रीज होती रहती है। भाई मृत्यु दर को कंट्रोल कर लिया, हॉस्पिटल्स बना लिए, स्वास्थ्य सुविधा बना ली, लेकिन जन्म दर पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो बहुत बड़ी समस्या है। तीसरा आता है जो विकसित देश है, विकसित देश, यहां क्या हुआ, निम्न जन्म दर, निम्न जन्म दर, उच्च जन्म दर। ठीक है, उच्च निम्न जन्म दर, दोनों निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, निम्न मृत्यु दर,
यहां लोग पैदा भी कम हो रहे हैं, मर भी कम रहे हैं। अच्छा विकसित देश है, डेवलप्ड है, तो मरने नहीं देगा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। और लोग पैदा हो रहे हैं तो उस पर भी कंट्रोल किया है, क्योंकि विकसित और सजग राष्ट्र है, उन्होंने क्या किया है, बर्थ को कंट्रोल करने के नियम अपना रखे हैं। तो यहां जनसंख्या एक तरह से स्टेबल रहेगी, स्थिर जनसंख्या रहेगी, ना बहुत कम होगी ना ज्यादा बढ़ेगी, ठीक से देश चलेगा। यह चीज समझना जरूरी है। तो जो सबसे ज्यादा खतरा इन विकासशील देशों को है, ठीक, क्योंकि यहां पर जनसंख्या का लोड बढ़ता जा रहा है और साधन यहां पर इसका ह्रास हो जाएगा और समस्या होने की संभावना है। ठीक, तो आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे लोगों की विकास होगा, जैसे जैसे लोगों का डेवलपमेंट होगा, तो वो पहले वाले अवस्था को छोड़ के तीसरे वाले में आ जाएंगे, जहां न तो बर्थ रेट उच्च हो ना मृत्यु दर उच्च हो, दोनों बराबर हो। यह परिवर्तन कई अवस्थाओं में होता है, जिसे सामूहिक रूप से जनांकिकीय चक्र कहते हैं। तो इसके कई स्टेजेस हैं जिसके भी मैंने चर्चा की, और उन सभी स्टेजेस को मिला के, सभी अवस्थाओं को मिला के जनांकिकीय चक्र बनाया जाता है। जब अगला कंसेप्ट हम पढ़ेंगे तो जनांकिकीय चक्र को और विधिवत रूप से समझेंगे कि वो जनांकिकीय चक्र क्या है। तो जनसंख्या में परिवर्तन क्या है, उसके क्या उसके तत्व हैं, और प्रवास उत्प्रवास, ये जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो जन्म दर मृत्यु दर, ये सारे महत्वपूर्ण चीजों के हमने डिस्कशन किया और इसमें विधिवत रूप से समझने का प्रयास किया कि कैसे एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। तो आई होप कि ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इस कंसेप्ट को और डिटेल में हम और थोड़ा सा विस्तृत रूप से एक अलग कंसेप्ट वीडियो में भी देखेंगे। इसमें कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्टूडेंट्स, ये सारे के सारी महत्वपूर्ण कक्षाएं कहाँ मिल रही हैं? मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर मिल रही हैं, जहां घर बैठे आप इजीली पढ़ाई कर सकते हैं बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। बस आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, ताकि विधिवत रूप से आप तक ये वीडियो पहुंच सके और महत्वपूर्ण वीडियोस आ सके और लोगों तक पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड बाय।